स्टार्ट। देश में कोरोना के लगातार घटते नए मामलों के बीच स्कूलों में चहल पहल लौटने के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं तो कुछ में इन्हें सभी कक्षाओं के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य स्कूल खोलने से हिचक रहे हैं। दिल्ली सरकार बच्चों और शिक्षकों के टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलना चाहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने में हर्ज नहीं है। कोरोना काल में ज़्यादातर राज्य सरकारें बड़े बच्चों के स्कूल खोलने को तरजीह देती रही हैं और छोटे बच्चों यानी नर्सरी से 5वीं या 8वीं तक के स्कूल खोलने से बचती रही हैं। पैरा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही सुझाव दिया है कि कुछ एहतियात के साथ पहले प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं। माध्यमिक स्कूल बाद में खोले जाने चाहिए। उनके सुझाव के पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि छोटे बच्चे वायरस का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। सीरो सर्वे में पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में करीब करीब उतनी ही एंटीबॉडी होती है जितनी बड़ों में। एम्स व ICMR के सुझावों के बावजूद अभिभावकों की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। उन्हें यह सवाल घेरे हुए है कि क्या तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूल खोलना सुरक्षित रहेगा। ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। नए मामलों का ग्राफ भले गिरा हो, कोरोना का खतरा टला नहीं है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फिर बढ़ते मामले भारत के लिए भी खतरे के संकेत हैं। स्कूल खोलने के मामले में यह फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। केंद्र व राज्य सरकारें चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर ही इस दिशा में कदम उठाएं। शिक्षा विशेषज्ञों की यह चिंता अपनी जगह सही है कि पिछले 1.25 साल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों पर काफ़ी असर डाला है, पर इस दौरान कोरोना की 2 लहरों ने जो कहर ढाया उसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर विकल्प साबित हुई है। पैरा। जहां स्कूल फिलहाल नहीं खुल रहे हैं वहां ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े शहरों की तरह छोटे गांव कस्बों के बच्चों को भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, नेटवर्क आदि की सुविधाएं मिलें ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित ना रहें। जहां स्कूल खोले जा रहे हैं वहां बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात का पालन बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। छोटे बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाना, लंबे समय तक मास्क पहनाए रखना और बार बार हाथ धुलवाना स्कूल प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। बच्चों के समूह को अलग अलग पारी में बुलाकर यह मुश्किल कम की जा सकती है। पैरा। गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक
का मात्रात्मक विश्लेषण शीर्षक से हाल ही जारी अध्ययन में बताया गया है कि 5 राज्यों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने वाली गंगा नदी माइक्रोप्लास्टिक से बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था टॉक्सिस लिंक की ओर से कराए गए इस अध्ययन में पाया गया कि हरिद्वार हो, कानपुर या वाराणसी, जितने भी सैंपल देश की राष्ट्रीय नदी गंगा से जुटाए गए, सभी में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। माइक्रोप्लास्टिक का अर्थ प्लास्टिक के उन महीन टुकड़ों से समझा जा सकता है जिनका आकार 5 mm या इससे कम हो। यह माइक्रोप्लास्टिक न केवल नदी की पारिस्थितिकी से जुड़े वातावरण में रहने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है। करीब 663 जलचर प्रजातियों पर इस जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ा है। इनमें से माइक्रोप्लास्टिक निगल जाने से प्रभावित होने वाले जीव लगभग 11% हैं। पैरा जल स्रोतों में पाए जाने वाले प्लास्टिक के कचरे में माइक्रोप्लास्टिक सबसे खतरनाक माना जाता है। मछली, प्रवाल, समुद्री स्तनपायी जीव कई बार इन सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को निगल लेते हैं और इसी तरह यह माइक्रोप्लास्टिक मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है। मानव के संदर्भ में देखा जाए तो खाने से लेकर पानी और खाद्य पदार्थ रखने के पात्रों तक में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। अनजाने में ही इसका सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। अध्ययन में जो सैंपल लिए गए उनमें सिंगल यूज प्लास्टिक व अन्य प्लास्टिक उत्पाद भी पाए गए। इनमें वाराणसी के सैंपल में प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक पाई गई। इस ताज़ा अध्ययन ने एक बार फिर इस ओर ध्यान खींचा है कि ठोस व तरल अपशिष्ट का समुचित निस्तारण नहीं हो रहा। गैर सरकारी संस्था की मुख्य समन्वयक प्रीति महेश के अनुसार निसंदेह प्लास्टिक का कचरा सीधे ही नदी में बहाया जा रहा है। यह कहीं न कहीं अपशिष्ट निस्तारण संबंधी कुप्रबंधन को ही दर्शाता है। इसलिए इस समस्या का निदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घनी आबादी वाले शहरों में सीवेज व औद्योगिक अपशिष्ट और नष्ट न हो सकने वाले प्लास्टिक को सीधे नदी में बहाए जाने से भी गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में और फिर हिंद महासागर में ही पहुंचता है। पैरा यदि जल ग्रहण क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो गंगा का नदी बेसिन सबसे बड़ा है और यह देश के कुल भूभाग का करीब 26% है, जो कि 11 राज्यों में फैला हुआ है। देश की लगभग 43% आबादी के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से यह प्रभावित करता है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद करीब 40 सालों से जारी है। इनमें से ज़्यादातर प्रयास नदी के किनारों पर बसे बड़े शहरी केंद्रों में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमताओं के निर्माण या विस्तार से जुड़े रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सभी योजनाओं पर भले ही अब तक करोड़ों रुपए बहाए जा चुके हों, लेकिन धरातल पर सफलता का आकलन किया जाए तो यह बेहद मामूली है।